गुड मॉर्निंग आप सभी को। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। विजय बेटा खुश रहिए। गुड मॉर्निंग आप सभी को। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, नमस्ते आप सभी को। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए हम लोग कल, जब तक बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, मेरे पास कल कुछ बच्चों ने एक डाउट पूछा था। ठीक है, जैसा कि आप सबको विदित है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक बेहद ही इंटरेस्टिंग, बेहद ही शानदार चैप्टर, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन चैप्टर शुरू करने के पहले दो सवाल जो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सरसाइज 3 से हैं, मैं एक बार वो डिस्कस करना चाहता हूं। और क्योंकि अभी आपने मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ी है, इसलिए वो सवाल मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, क्या बात है सिराजुल बेटा, बहुत बहुत बधाई आपको। केमिस्ट्री में 180 नंबर, बहुत बहुत बधाई। ठीक है, हाँ अभिषेक कुमार, ले लिया आपका नाम। ऑलराइट, चलिए जब तक बाकी बच्चे जल्दी से ऑनलाइन आ रहे हैं, मैं आप सबसे एक बेहद ही इंटरेस्टिंग सवाल डिस्कस कर रहा हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर से, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चों। ठीक है, तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूं। एक्सरसाइज 3 का प्रॉब्लम नंबर 21 एंड 22 एटॉमिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, ये दोनों सवाल एक बार सुन लीजिए। कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा था, तो इसे मैं कॉमन डिस्कशन में ले रहा हूं। एक्सरसाइज 3 का 21 एंड 22 आप सबका पूरा ध्यान चाहिए बेटा। चैट बॉक्स में लिखना नहीं है, आपका पूरा ध्यान चाहिए। मैं आपसे कुछ डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपके साथ पास मॉड्यूल है तो प्लीज मॉड्यूल ओपन कर ले, और मॉड्यूल ओपन करके आप ये सवाल नंबर 21 और सवाल नंबर 22 देखेंगे। ऑलराइट, फिर अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है बेटा? हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन का, उसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर है। कहां है? ग्राउंड स्टेट पर, दैट इज n=1 पर। ऑलराइट, एक इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट पर बैठा है, उससे एक फोटोन आके टकरा रहा है। कौन आके टकरा रहा है? फोटोन। ठीक है, तो 21 सवाल में एक इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट पर बैठा है, उससे एक फोटोन आके टकरा रहा है। जो फोटोन है उसकी एनर्जी है 14 eV। एक फोटोन जो 14 eV एनर्जी के साथ आता है, इलेक्ट्रॉन से टकराता है। यह है सवाल नंबर 21। वहीं पर सवाल नंबर 22 क्या कहता है बच्चों? वही हाइड्रोजन का एटम है, इलेक्ट्रॉन यहां पर भी n=1 पर बैठा है, लेकिन इससे एक फोटोन आके नहीं टकरा रहा, इससे एक इलेक्ट्रॉन आके टकरा रहा है। और वो जो इलेक्ट्रॉन आके टकरा रहा है वो 10.8 eV का है। सर यार, यहां पे फोटोन टकरा रहा है, समझ में आ रहा है। आपने कहा था जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा, एनर्जी को बढ़ाएगा, एनर्जी को बढ़ाने के लिए फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, जितने का गैप है उतना ही एब्जॉर्ब करेगा, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम। ऐसी बात अपनी हो चुकी थी। लेकिन सर यहां पे तो इलेक्ट्रॉन आके टकरा रहा है। सर एक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन टकराए, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है यार। अजीब तो आपको तब लगना चाहिए इलेक्ट्रॉन से फोटोन टकराया, पर क्योंकि आपने पढ़ा कि ईएम वेव का डुअल नेचर होता है, इसी वजह आप समझ पाए कि डुअल नेचर होने की वजह से फोटोन भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है बेटा, तो पार्टिकल को एनर्जी पक्का ही ट्रांसफर करेगा। ठीक, हाँ ठीक है सर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी फोटोन से भी दी जा सकती है, उसको एनर्जी इलेक्ट्रॉन से भी दी जा सकती है। ठीक है, खेल ये नहीं, खेल ये है, सुनिएगा ध्यान से। यहां पे एक कंसेप्ट बैठा लो। जब कभी फोटोन टकराता है तो फोटोन एनर्जी का कंप्लीट ट्रांसफर करता है। जब कभी फोटोन टकराता है तो फोटोन एनर्जी का कंप्लीट ट्रांसफर करता है। मतलब ये जो फोटोन है, जब आके इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो लिफाफा खुलेगा। मैंने आपसे कहा था फोटोन एक लिफाफे के जैसा है। लिफाफा खुलेगा, उसके अंदर जितनी एनर्जी है वो पूरी की पूरी बट जाएगी। क्लियर? फोटोन की खासियत है कि फोटोन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करता है, लेकिन एक पार्टिकल कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करे कोई जरूरी नहीं है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पार्टिकल कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करे कोई जरूरी नहीं है। आपके हाथ में एक छोटा सा पत्थर है, उस पत्थर को आपने फेंक के किसी दूसरी जगह पे स्ट्राइक कराया, उस पत्थर के अंदर जितनी एनर्जी थी
वो पूरी दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आपको यहां पर जो कंसेप्ट दिमाग में बैठाना है वो ये है कि फोटोन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करता है, लेकिन एक पार्टिकल कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कर सकता है, करे या नहीं करे कोई जरूरी नहीं है। क्लियर? ठीक है साहब। अब हुआ क्या, ये फोटोन है, तो फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से टकराया। जब फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से टकराया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर इनफाइनाइट। आप सबको एनर्जी का गैप यह मैंने कराया, यहां से इनफाइनाइट की जो एनर्जी का गैप है वो होता है 13.6 ईवी का। ऑलराइट, जो फोटोन आया वो 14 ईवी का एनर्जी लेके आया। 14 ईवी की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर हो गई। फोटोन एनर्जी बचाएगा नहीं, देगा तो पूरा देगा, नहीं तो नहीं देगा। फोटोन के अंदर बचाने का सिस्टम नहीं है। भाई तू 10 जूल रख ले, 4 जूल मैं रख लूं, तू 10 ईवी रख ले, 4 ईवी मैं रख लूं, ये सिस्टम फोटोन का नहीं है। क्या अभी आवाज क्लियर आ रही है? क्या अभी आवाज, वीडियो, प्रेजेंटेशन क्लियर दिख रहा है? ठीक है, ठीक है, चलिए। मैंने आपका मैसेज देख लिया था, नेटवर्क गायब है, मैंने उसके आगे कुछ नहीं बोला, डोंट वरी। मैं फिर से वो सवाल ले रहा हूं बच्चों, आपका ध्यान चाहिए। तो जो ये फोटोन आया, लिसन केयरफुली, जो ये फोटोन आया, ये इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इंफिनिटी पे गया, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच गई 0.4 ईवी की, वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को मिल गई। कंसेप्ट यहां पर जो आपको ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है, वो ये कि फोटोन जब कभी एनर्जी का ट्रांसफर करता है, फोटोन जब कभी एनर्जी का ट्रांसफर करता है तो वो कंप्लीट ट्रांसफर करता है, वो कुछ भी नहीं बचाता है। अगर गैप के बराबर की एनर्जी है तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आके इलेक्ट्रॉन से टकराता है, जब इलेक्ट्रॉन आके इलेक्ट्रॉन से टकराता है, कौन टकरा रहा बच्चों? इलेक्ट्रॉन। ये कितनी एनर्जी लेके आया? 10.8। ये 10.8 एनर्जी लेके आया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली। तो केस वन, ये जितनी एनर्जी लेके आया वो पूरी की पूरी एनर्जी दे दे। वो 10.8 ईवी एनर्जी लेके आया, वो 10.8 ईवी एनर्जी लेके आया, उसने 10.8 की 10.8 एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी। तो इलेक्ट्रॉन, इसे बोल देता हूं E1, इसे बोल देता हूं E2। तो E1 के पास कितनी एनर्जी हो गई? 10.8। अब वो देखेगा कि क्या कोई ऐसा गैप है, तो वो n बराबर 2 को देखा। n बराबर 2 का गैप कितना है? 10.2। n बराबर 3 का गैप कितना है? 12.09। मतलब जब उसको 10.8 ईवी की एनर्जी मिली, तो 10.8 ईवी
ना तो n बराबर 2 के गैप के बराबर है, ना तो n बराबर 3 के गैप के बराबर है। मतलब ये जो एनर्जी मिली, इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन में थोड़ा मूवमेंट होगा, थोड़ा मोमेंटम होगा, थोड़ा हल्का सा डिस्प्लेस होगा, लेकिन जहां है वहीं रहेगा। अगर उसने कंप्लीट एनर्जी का ट्रांसफर कर दिया, मैं नहीं कह रहा हूं वो करेगा, मैं कह रहा हूं अगर करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा। नो एक्साइटेशन, नो डिक्साइटेशन। मैं इसमें लिख दूंगा कि इलेक्ट्रॉन का यहां पे ट्रांजिशन नहीं होगा। नो ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा। नो ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा। सर क्या कोई गारंटी है कि उसको 10.8 मिले? कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि उसको 10.8 नहीं मिला, हो सकता है उसको एग्जैक्टली 10.2 मिला। ये 10.8 एनर्जी लेके आया, इसको 10.2 देता है और इसके पास 0.6 बच जाता है, और इसके पास 0.6 बच जाता है। सर किसको 10.2 मिला? E1 को। किसके पास बच गया? E2 को। सर इलेक्ट्रॉन एनर्जी बचा लेगा? बिल्कुल, पार्टिकल बचा लेगा। पार्टिकल बचा सकता है। अगर वो फोटोन होता तो कुछ नहीं बचाता, तो वो कुछ नहीं बचाता। इज दिस क्लियर? ठीक है साहब। तो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिली, वो मान लो अगर 10.2 मिली तो हम कहेंगे अच्छा 10.2 मिल गई, मतलब ये 1 से 2 के गैप के बराबर है, मतलब जो E1 इलेक्ट्रॉन है उसका एक्साइटेशन होगा और वो एक्साइट होके बच्चों पहुंच जाएगा सेकंड ऑर्बिट में। सर क्या गारंटी है कि 10.2 मिला हो? कोई गारंटी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये होगा, मैं ये कह रहा हूं ये हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं ये हो सकता है। मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूं, मैं गारंटी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन 2 में जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10.2 मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10.8 मिलेगा, मैं ये कह रहा हूं कि E2 कुछ भी एनर्जी दे सकता है। वो 10.2 दे, वो 4 दे, 5 दे, 6 दे, 7 दे, ये उसकी इच्छा है भैया, वो कितना दे रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज। मतलब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन आया उसने E1 को एनर्जी 5 eV दी। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जब वो 5 eV देगा तो इलेक्ट्रॉन ना तो 2 पे जाएगा, ना तो 3 जाएगा, ना कहीं जाएगा। अगेन इस सवाल में आपको यही ध्यान रखना है कि जब फोटोन एनर्जी का ट्रांसफर करेगा तो वो कंप्लीट ट्रांसफर करेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करेगा, या कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। पार्टिकल के लिए संभावनाएं हैं, फोटोन के लिए कंफर्म है। क्लियर? क्लियर? तो जब आप मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो ये चीज आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी आपके एक्सरसाइज 3 में सवाल था, कुछ बच्चों ने मुझसे व्हाट्सएप पे डाउट पूछा था, तो ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। मैंने कहा क्लास में कॉमन डाउट में डिस्कस करूंगा। ये है एक्सरसाइज 3 का सवाल नंबर 21 और 22। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो फील फ्री टू कॉल मी एंड आस्क मी। इज दिस क्लियर? तो ये रहा सवाल नंबर 21 और 22। सभी लोग गहरी सांस ले लें और हम शुरू करने वाले हैं एक बेहतरीन शानदार चैप्टर, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। सभी लोग गहरी सांस ले लें और हम शुरू करने वाले हैं एक शानदार चैप्टर, केमिकल इक्विलिब्रियम। आप सबका पूरा ध्यान चाहिए बच्चों। ऑलराइट, नंबर वगैरह लास्ट में देंगे, पहले ध्यान से सुनना है। तो मैं आपको फिर से नियम बता दूं, जब मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, आप सबको चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, ध्यान से सुनना है, हो सके तो कॉपी में लिखना है। ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर 1 बाय TNN मिश्रा। ऑलराइट, तो आप सबके सामने है केमिकल इक्विलिब्रियम। सर केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या? केमिस्ट्री के 3 सबसे अहम सवाल हैं, 3 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। उसमें से सबसे पहला सवाल है आखिर कुछ क्यों होता है? कुछ क्यों होता है, कोई रिएक्शन क्यों होती है? इसका आंसर हमें देता है थर्मोडायनेमिक्स। और केमिस्ट्री का दूसरा सवाल है, जब कभी कुछ होता है तो कितना होता है, किस हद तक होता है, कहां तक कंप्लीट होता है, कितना कंप्लीट होगा, कितना बचेगा, दैट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। केमिस्ट्री के 3 सवाल। पहला सवाल आखिर कुछ क्यों होता है, दूसरा सवाल जब होता है तो कितना होता है, और तीसरा सवाल किस रेट से होता है। बच्चों ये 3 सवाल आपके 3 चैप्टर है। कुछ क्यों होता है पूरा एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, जब होता है तो कितना होता है पूरा एक चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज आप सब पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए पहले अपने को कुछ बेसिक बातों को समझना होगा, या
जब कभी कुछ नया चैप्टर शुरू होता है तो उसमें नए नए टर्मिनोलॉजी होते हैं, नए नए शब्द होते हैं, उन शब्दों का मतलब सीख लेते हैं, फिर अपन उन्हीं शब्दों से खेल खेलते हैं। तो जब चैप्टर नया शुरू होगा तो अपने को कुछ नए टर्म सीखने हैं। वो टर्म्स क्या है? सर आखिर केमिकल रिएक्शन क्या है? आप सभी जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का सिंबॉलिक फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हमने एक सिंबल बना लिया कि नाइट्रोजन है तो N, ऑक्सीजन है तो O, हमने एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं पढ़ रहे, हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। हम लोग इक्विलिब्रियम कहां पढ़ रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस में। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है ये जाना। सर क्या ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये जो भी होता है सर, क्या ये इक्विलिब्रियम दुनिया में सभी रिएक्शन में आता है, या कुछ में आता है, या कब आता है, या क्यों आता है, या ये होता क्या है? अगर ये जानना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर रिएक्शंस को हम कितने तरीके से क्लासिफाई करते हैं। अगर आप समझना चाहते हो कि इक्विलिब्रियम क्या है, क्यों है, कैसे है, कहां आता है, कब आता है, कितना में, कितने में, क्या आता है, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर रिएक्शंस को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। रिएक्शंस के क्लासिफिकेशन का कई सारा बेसिस था, बहुत अलग अलग बेसिस थे, लेकिन उनमें से जो सबसे पहला बेसिस था जो अपने काम का है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। हमने रिएक्शंस को फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफाई किया। तो मैंने कहा हमने क्लासिफाई किया कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पे दुनिया में दो तरह की रिएक्शंस है, या तो वो होमोजीनियस होंगी या तो वो हेटेरोजीनियस होंगी। सर ये होमोजीनियस रिएक्शंस क्या होती है? होमोजीनियस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होती हैं जिनमें सभी रिएक्टेंट का और सभी प्रोडक्ट का फेज सेम होता है। मतलब इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, इन तीनों का फेज सेम है। सर यार क्या ये फेज फिजिकल स्टेट ही होता है? जी नहीं, फेज फिजिकल स्टेट नहीं होता। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन बच्चों के मन में होता है, पहले उसको सुन लो। सर आपने कहा कि फेज सेम होता है तो वो होमोजीनियस रिएक्शन होता है। सर कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि फेज और फिजिकल स्टेट सेम होता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो सर आखिर ये फेज होता क्या है? जब कभी दो सरफेसेस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओ, जब कभी दो सरफेसेस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओ, उसमें अंतर नहीं पता कर पाओ, हम कहते हैं वो एक सेम फेज में है। सर क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे पास एक गिलास पानी है, जो पानी है इसका फिजिकल स्टेट है लिक्विड। मेरे पास एक बर्तन में थोड़ा सा सॉल्ट रखा है, जो सॉल्ट है इसका फिजिकल स्टेट है सॉलिड। सुनिएगा ध्यान से, पानी का फिजिकल स्टेट लिक्विड है, सॉल्ट का फिजिकल स्टेट सॉलिड है। जब हमने सॉल्ट को पानी में मिला के सॉल्यूशन बनाया, वो जब सॉल्यूशन को हमने देखा तो नमक जिसका फिजिकल स्टेट सॉलिड था, पानी जिसका फिजिकल स्टेट लिक्विड था, जब हमने पानी में नमक को मिला के सॉल्यूशन को देखा तो हमें नमक और पानी में अंतर पता नहीं चला। भले पानी के अंदर जो नमक है वो सॉलिड था, वो सॉलिड है और सॉलिड रहेगा, लेकिन फिर भी जो सॉल्यूशन बन गया उसमें हमें नमक और पानी के सरफेस में अंतर पता नहीं चला। हम ये देख के नहीं बता सकते कि सर ऊपर नमक दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। जब कभी दो सरफेसेस के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं होता है, अंतर नहीं पता चलता है, हम कहते हैं वो सेम फेज में है। हम कहते हैं वो सेम फेज में है। लिक्विड पानी का फिजिकल स्टेट लिक्विड था, नमक का फिजिकल स्टेट लिक्विड था। नमक को पानी में मिलाया, वो जो नमक पानी में आया उसका फिजिकल स्टेट आज भी सॉलिड है, सॉलिड था और जमने के बाद भी सॉलिड ही रहेगा। लेकिन अगर पानी में मिले नमक से कोई मुझसे पूछे कि सर ये जो सॉल्यूशन इसका फिजिकल स्टेट क्या है, तो फिजिकल स्टेट अलग चीज है। कोई मुझसे पूछे इसका फेज क्या है, मैं कहूंगा साहब वो जो फेज है नमक का वो लिक्विड है।
नमक का फेज लिक्विड है। हाँ, फिजिकल स्टेट सॉलिड था, सॉलिड है, सॉलिड रहेगा। पर जब हमने नमक को देखा, हमें वो कैसा नजर आया? हमें वो इसी पानी में मिला हुआ नजर आया। हमें पानी और सॉल्ट की सरफेस में अंतर पता नहीं चला, तो अपन कहेंगे कि जो सॉल्ट है उसका जो फेज है वो लिक्विड है। सॉल्ट का फेज लिक्विड है, पर फिजिकल स्टेट सॉलिड है। फेज क्या है सर? जब दो सरफेस में अंतर पता नहीं चले, वो सेम फेज होता है, और जो सेम फेज में होता है वो होमोजीनियस होता है। कभी कभी फिजिकल स्टेट अलग है, तब भी फेज सेम हो सकता है। जैसे यहां पे जो सॉल्यूशन बना, तो जो ये सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन में सॉल्ट भी है और वाटर भी है, लेकिन अगर कोई मुझसे इसका फेज पूछता है तो मैं कहूंगा साहब इसका जो फेज है वो तो लिक्विड ही है। फेज और फिजिकल स्टेट अलग है। तो मैंने कहा रिएक्शंस को क्लासिफाई करने की आवश्यकता थी। रिएक्शंस को कई तरीके से क्लासिफाई किया। उसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो था फेज के बेसिस पे। तो वो दो तरीके से क्लासिफाई होती है, एक होती है होमोजीनियस, दूसरी होती है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन है जिसमें सभी रिएक्टेंट और सभी प्रोडक्ट एक ही फेज में है। हेटेरोजीनियस रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या कोई भी एक रिएक्टेंट या कोई भी एक प्रोडक्ट या एक से ज्यादा रिएक्टेंट या एक से ज्यादा प्रोडक्ट का फेज डिफरेंट है। गौर करें, यहां पे ये सॉलिड है, यहां पे ये गैस है, यहां पे ये सॉलिड है, यहां पे ये गैस है। मतलब आप यहां पे सॉलिड और गैस के सरफेस में अंतर पता कर पाएंगे। इमेजिन करो कहीं पे जिंक रखा है, जिंक के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सरफेस अलग है, जिंक का सरफेस आपको अलग दिखाई देगा। दोनों में अंतर किया जा सकता है, इसीलिए अपन कहेंगे ये हेटेरोजीनियस है। अच्छा, दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होमोजीनियस होती है, एक हेटेरोजीनियस होती है। सर हम तो इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, हमारे क्या काम का? मैं तो बता रहा हूं बेटा, रिएक्शन को कई तरीके से क्लासिफाई किया गया। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन का एक तरीका है। हाँ, ये क्लासिफिकेशन का एक तरीका है। तो सर और भी तरीके होंगे? बिल्कुल और भी तरीके हैं। तो सर अगला तरीका क्या है? जो अगला तरीका है क्लासिफिकेशन का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ हीट। दुनिया में कुछ रिएक्शंस ऐसी होती थी, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता था तो या तो एनर्जी रिलीज होती थी या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी। दुनिया में कुछ रिएक्शंस ऐसी थी, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता था, जब रिएक्शन प्रोसीड होती थी, या तो एनर्जी रिलीज होती थी या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी। जब एनर्जी रिलीज होती थी तो हमने उसे कहा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसे हमने कहा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, मतलब दुनिया में दो तरह की रिएक्शन है, या तो वो एंडोथर्मिक है या तो वो एक्सोथर्मिक है। अच्छा, एक्सो मतलब हीट रिलीज हो रही है, अच्छा एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो दुनिया में दो तरह की रिएक्शन है, या तो हीट रिलीज हो रही है या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। इसको आप थोड़ा ऐसे समझना बच्चों, क्योंकि कई बार आप सबको पेपर प्रेजेंटेशन में दिक्कत आती है। जब पेपर में रिएक्शंस लिखी होती हैं तो आपको दिक्कत आती है। तो मैं एक बार आपसे डिस्कस कर रहा हूं आखिर एक्सो और एंडो को कैसे लिखते हैं, आपका ध्यान चाहिए बच्चों। मैंने कहा एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शंस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है साहब, एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब पहले रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो एनर्जी रिलीज हुई। तो रिएक्टेंट की जो एनर्जी थी, जिसे अपन बोल रहे हैं इंथैल्पी, इंथैल्पी क्या है इसको आप डिटेल में थर्मो में सीखोगे। अभी मान लो फिलहाल ये उसकी एनर्जी है, अभी मान लो फिलहाल ये उसकी एनर्जी है। रिएक्टेंट की एनर्जी मान लो पहले 100 थी, 100 जूल थी। तो जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो जो प्रोडक्ट आया उसकी एनर्जी आई 80 जूल। रिएक्टेंट की कितनी एनर्जी थी? 100। प्रोडक्ट बना तो कितनी एनर्जी आई? 80। मतलब कितने का डिफरेंस आया? 20 का। मतलब कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 20 की। तो मैं लिखूंगा +20 जूल। अच्छा, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, लिसन केयरफुली, उसमें +20 जूल मतलब ये बता रहा हूं कितने का हीट का डिफरेंस है। क्लियर? तो उसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, उसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? R gives P +20, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं R gives P plus Q, मतलब यहां पे कोई हीट की वैल्यू होगी। तो जब हीट, ये Q क्या है? हीट, हीट या इंथैल्पी की जो वैल्यू इधर लिखी है, इसे आप बोलेंगे अच्छा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर यार आपने Q को इधर लिखा, तो सर Q को इधर ले आओ। मैंने कहा ले आओ।
जब Q को इधर ले आओगे तो सर ये R माइनस क्यू गिव्स P नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो सर ये क्या है? मैंने कहा बेटा ये भी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, ये भी एक्सोथर्मिक लिखने का तरीका है, ये भी एक्सोथर्मिक लिखने का तरीका है। सुनना बच्चों ध्यान से, ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है यानी कि एनर्जी रिलीज हुई, यानी कि पहले 100 थी बाद में 80 हुई। ये जो एनर्जी का चेंज है ना, इंथैल्पी का चेंज है, अभी फिलहाल वो एनर्जी का चेंज, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच। डेल्टा मतलब चेंज, हमेशा से होता आया है और होता रहेगा। क्या? जब जब चेंज बोलेगा तब तब उसका मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब फाइनल की एनर्जी कितनी है? 80, इनिशियल की एनर्जी कितनी है? 100। तो जो डेल्टा होगा वो कितना होगा? 100 माइनस 80, बोले तो माइनस 20। अच्छा, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, उनके लिए जो डेल्टा एच होता है वो निगेटिव होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज हो रही है उसके लिए डेल्टा एच निगेटिव है। तो आप रिएक्शन को ऐसे लिखो चलेगा, आप रिएक्शन को ऐसे लिखो चलेगा। कभी कभी रिएक्शन में हीट नहीं लिखते, अपन डेल्टा एच लिखते हैं। तो कैसे लिखते बच्चों? ऐसे लिखते, देखो जरा, R gives P, कॉमा डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव। तो सवाल ऐसे लिखेगा, R gives P, कॉमा डेल्टा एच इक्वल टू माइनस 20 जूल। तो आप समझ जाना, अरे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। अगर हीट लिखेगा तो प्लस करके लिखेगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर डेल्टा एच लिखा तो कॉमा करके डेल्टा एच माइनस निगेटिव। क्लियर? तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा? R gives P, कॉमा डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव। समझ जाना, अरे ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अभी हम इक्विलिब्रियम चैप्टर को समझने के लिए समझ रहे हैं रिएक्शन के क्लासिफिकेशन को। मैंने कहा रिएक्शंस को एनर्जी के बेसिस पे दो तरीके से क्लासिफाई किया, एक है एक्सो, दूसरा है एंडो। सर एक्सो का मतलब है एनर्जी रिलीज हुई, सर एंडो का मतलब क्या है? एंडो ऐसी रिएक्शन से बेटा जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। अच्छा, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, सर कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो रिएक्टेंट की एनर्जी 80 थी। सर एनर्जी एक इंथैल्पी, बेटा है तो वैसे ये इंथैल्पी, बट अभी आप मान के चलो एनर्जी, क्योंकि इंथैल्पी की कहानी बहुत बड़ी है, अभी फिलहाल एनर्जी मान के चलो। ठीक है साहब, यहां कितनी एनर्जी थी? 80, इसकी एनर्जी हो गई 100। कितनी हो गई? 100। तो 80 से 100 हुआ, मतलब इसको कुछ एनर्जी मिला होगा तब ना यार। हेलो, अगर, अच्छा एक मिनट, यहां मैंने 100 माइनस 80 लिख दिया क्या? फाइनल माइनस इनिशियल है, सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल है। यहां मैंने 100 माइनस 80 लिख दिया है, ये होगा फाइनल मतलब 80 माइनस इनिशियल 100, तब आएगा माइनस 20। ठीक है, हाँ भैया, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे हैं, अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी बच्चों? बात कर रहे हैं एंडो की। अब एंडो में रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी थी? 80, प्रोडक्ट की कितनी बनी? 100। तो 80 से कितना हो गया? 100। तो एनर्जी बढ़ी घटी? बढ़ी, मतलब एनर्जी से क्या किया? एब्जॉर्ब। कितना एब्जॉर्ब किया? 20। तो लिख दूंगा प्लस 20 इधर। इसको ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, कैसे? R प्लस Q गिव्स P। तो समझ जाना, अच्छा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये जो Q है, जो हीट है, ये Q क्या है बच्चों? यहां पे हीट है। इस हीट को मैं उधर भेज दूं, उधर भेज दूं, तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना यार, R गिव्स P माइनस Q। ध्यान से सुनना, ऐसे लिख दूं तो भी एंडो है, ऐसे लिख दूं तो भी एंडो है। अब यार चलो इसके निकाल लेते हैं डेल्टा एच। इसका डेल्टा एच कैसे निकालें? इसका एनर्जी में चेंज कैसे निकालें? सर वैसे जैसे पहले निकालते थे, वो क्या? सर एनर्जी का चेंज एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है चेंज का, सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, वो है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? 100, इनिशियल कितना है? 80, डेल्टा एच कितना आया? प्लस 20। डेल्टा एच कैसा है? पॉजिटिव। वैसे भी आपको याद होगा, नहीं तो आज से याद होना चाहिए कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, जो एक्सोथर्मिक होता है डेल्टा एच निगेटिव होता है। रिएक्शन हीट के फॉर्म में भी लिखा जाता है, कभी ऐसे कभी ऐसे, तो कभी डेल्टा एच के फॉर्म में बच्चों कुछ ऐसे लिखा जाता है, R gives P, डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव। तो समझ जाना, अरे ये भी एंडोथर्मिक है। ये तीनों ही प्रेजेंटेशन इस्तेमाल होते हैं रिएक्शन के लिए। What we are discussing, classification of reaction on the basis of heat. तो हीट के बेसिस पे या तो एक्सो होगा या तो एंडो होगा। ये तो बहुत आसान है सर, आसान है,
लेकिन जब डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन का प्रेजेंटेशन आता है ना, आपको कंफ्यूजन वहां होता है। इसलिए मैंने कहा कि बेटा रिएक्शन को ऐसे 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 लिख सकते हैं। सवाल में आप गलती नहीं करोगे, सवाल में आप गलती करते हो कैलकुलेशन की। आप एक्सो को एंडो मान लेते हो, एंडो को एक्सो मान लेते हो, जब ये इस प्रकार से क्यू के फॉर्म में लिख देता है। तो कीप दिस इन माइंड कि कैसे हम रिएक्शन का प्रेजेंटेशन करते हैं। ओके, सबसे पहला क्लासिफिकेशन फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, फेज के बेसिस पे। दूसरा क्लासिफिकेशन हीट के बेसिस पे। तीसरा क्लासिफिकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस। दुनिया में दो तरह की रिएक्शंस थी, है, या तो वो रिवर्सिबल है या तो वो रिवर्सिबल नहीं है। जो रिवर्सिबल नहीं है उनको हम कहते हैं इरिवर्सिबल है। मेरी बात यहां से लिसन केयरफुली। सर दुनिया में दो तरह की रिएक्शंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। क्लासिफिकेशन का बेसिस अलग है, कभी हीट कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पे रिएक्शंस को दो तरीके से क्लासिफाई किया, या तो वो रिवर्सिबल थी या तो रिवर्सिबल नहीं थी, मतलब या तो वो इरिवर्सिबल थी। जो रिएक्शंस इरिवर्सिबल थी वो भी कुछ कंडीशंस पर रिवर्सिबल हो जा रही थी। सर ये रिवर्सिबल होता क्या है? जैसा कि इसका नाम ही मतलब बता रहा है, रिवर्सिबल, जो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाए, जो लौट के घर को आ जाए। मतलब एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये रिएक्शन है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। बाय कन्वेंशन इसे हम लोग फॉरवर्ड बोलते हैं। अच्छा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। दुनिया में कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं, वो रिवर्स डायरेक्शन में आती है। मतलब ये उनका स्वभाव है, उनका नेचर है, उनका गुण है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती, पर कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, और जो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है उसका यह गुण है कि वो लौट के रिएक्टेंट की तरफ आएगा। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनने लगेगा। ऐसी रिएक्शंस को अपन कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस, there are certain reactions which have tendency and property to reverse back, to convert back into reactant। जैसे आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है अमोनिया फॉर्मेशन की, जैसे आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है Fe3O4 की, जैसे आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है HI की। सर क्या हमें याद करना होगा? नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि बेटा ये रिवर्सिबल है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो फॉरवर्ड भी जाती है, वो बैकवर्ड भी जाती है। जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं वो इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी। जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं उनकी एक सबसे सबसे खास बात होती है, सबसे खास बात होती है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कभी खत्म नहीं होती है। एक रिएक्शन जो रिवर्सिबल है, इट विल नेवर कंप्लीट। मोल कंसेप्ट पढ़ा करते थे, रिएक्टेंट खत्म हो जाता था, प्रोडक्ट बनता था। अगर वो रिएक्शन रिवर्सिबल है तो कभी भी रिएक्शन खत्म नहीं होगी, कभी भी रिएक्टेंट खत्म नहीं होगा, कभी भी जितना रिएक्टेंट लिया था पूरा का पूरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सर ऐसा क्यों? रिवर्सिबल रिएक्शन जो रिवर्स डायरेक्शन में आती है कभी खत्म नहीं हो पाती है। उसके खत्म न होने की वजह है उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आ जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो रिवर्स डायरेक्शन में आती है कभी खत्म नहीं हो पाती है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन कभी एंड नहीं होगी, इसकी वजह यह है उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आ जाता है। These reactions can attain equilibrium। ये जो रिएक्शंस हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम इन्हीं के जीवन में आता है। सर आखिर ये इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, का क्या क्यों कैसे आता है? पहले तो ये समझो आखिर इक्विलिब्रियम कहां आता है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं, इक्विलिब्रियम वहीं आता है। बच्चों में एक मजे की बात बताऊं, जो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, जैसे मान लो ये H2 + I2 से बन रहा है HI, ठीक है? तो पहले बना HI, पहले प्रोडक्ट बना, अब प्रोडक्ट से धीरे धीरे रिएक्टेंट बनने लगा। अगर आप ये रिएक्शन क्लोज कंटेनर में करवाओगे तभी इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा। क्यों सर? अरे मान लो कंटेनर क्लोज नहीं ओपन होता
तो जो प्रोडक्ट बना होता वो यहां से बाहर एस्केप कर गया होता, जब वो नहीं रहा होता तो वापस लौट के कैसे आया होता। इसीलिए कहा जाता है जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं उनमें जो इक्विलिब्रियम आता है वो तभी आता है अक्सर जब उसे हम क्लोज कंटेनर में कराते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैंने नहीं कहा हमेशा क्लोज कंटेनर में करवाते हैं, मैंने कहा रिएक्शंस जिनमें इक्विलिब्रियम आना होता है अक्सर उन्हें क्लोज कंटेनर में करवाते हैं। क्लोज कंटेनर में इसलिए करवाते हैं ताकि कुछ एस्केप ना कर जाए। मतलब सर अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें कुछ बाहर नहीं जा रहा तो वो ओपन कंटेनर में भी इक्विलिब्रियम आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगी। क्लोज कंटेनर का लॉजिक है कि चीजें एस्केप नहीं करनी चाहिए। अगर एस्केप कर रही तो भैया अमाउंट चेंज होगा, तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। मतलब अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जिसको हम ओपन कंटेनर में करवा रहे हैं, उससे कुछ एस्केप नहीं कर रहा है, तो उसमें भी इक्विलिब्रियम आ सकता है, बिल्कुल आएगा और आएगा, आप देखना सवाल करेंगे। अच्छा ठीक। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती हैं, उन्हीं में इक्विलिब्रियम आता है। सर आखिर ऐसी कितनी रिएक्शन होती है? बेटा ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ऐसी बहुत सारी रिएक्शन पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ जनरल रिएक्शंस आपको बता दूं, कुछ एग्जांपल्स आपको बता दूं। जो भी वीक एसिड और वीक बेस की रिएक्शन होती है, वीक एसिड वीक बेस की जो रिएक्शन होती है, इसमें भी इक्विलिब्रियम आता है। जो ये फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं, सर फिजिकल प्रोसेस क्या होते हैं? अरे एवापोरेशन, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, ये जो फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं इन सब में भी इक्विलिब्रियम आता है, ये सब भी रिवर्सिबल होती है। ठीक। सर हमारे मन में तो एक ही सवाल चल रहा, आखिर इक्विलिब्रियम क्यों आता है, क्यों रिवर्सिबल रिएक्शन खत्म नहीं होती? बताता हूं। मैंने दुनिया में डायरेक्शन के बेसिस पे दो तरह की रिएक्शन होती है, एक रिवर्सिबल होती है और दूसरी इरिवर्सिबल होती है। तो आप इसके मतलब से समझ गए कि इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो लौट के रिएक्टेंट्स में नहीं आएंगे। लेकिन सर क्या इरिवर्सिबल रिएक्शन कभी रिवर्सिबल नहीं हो सकती? हो सकती है। देयर आर सर्टेन कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, देयर आर सर्टेन कंडीशंस इन विच इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो सकती है, इन विच इरिवर्सिबल रिएक्शन कैन बिकम रिवर्सिबल रिएक्शन। मैंने ये नहीं कहा कि इरिवर्सिबल कभी रिवर्सिबल नहीं होगी, मैंने ये कहा कि बेटा कुछ इरिवर्सिबल भी होती हैं, कुछ रिवर्सिबल भी होती हैं, कुछ लौट के वापस आती हैं, कुछ लौट के वापस नहीं आती है। क्लियर? जैसे कि आपके सामने कुछ रिएक्शन लिखी है, AgNO3 प्लस NaCl से बना AgCl का प्रेसिपिटेट। तो ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा मतलब ये कभी लौट के नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। मतलब धीरे धीरे इसका रिएक्टेंट कम हो रहा है? बिल्कुल कम हो रहा है। धीरे धीरे जब इसका रिएक्टेंट कम हो रहा है तो सर खत्म भी तो हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है वही कंप्लीट होती है, जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं वही कंप्लीट होती है। ऑब्वियस सी बात है ना? बिल्कुल सही बात है। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो केवल एक ही डायरेक्शन में जाती है। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है क्योंकि वो खत्म हो जाती है, उसमें रिएक्टेंट गायब हो जाता है, प्रोडक्ट बस बच जाता है, इसीलिए उसमें इक्विलिब्रियम नहीं आता है। तो इक्विलिब्रियम किसमें आता है? रिवर्सिबल रिएक्शन में केवल। जो इक्विलिब्रियम है ये केवल रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है। अगर कोई रिएक्शन के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ चुकी है तो इक्विलिब्रियम आएगा। सर अब ये बता दो इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम होता क्या है? तो इसको समझते हैं कि आखिर इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो पहले आपको मैं ले चलता हूं उसी रिवर्सिबल रिएक्शन पे। मैंने कहा बच्चों आपका पूरा ध्यान चाहिए अगले 5 से 6 मिनट तक। मैंने कहा जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है एक ऐसा रिएक्शन होता है जो लौट के रिएक्टेंट की तरफ आता है। मेरा कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हुआ, तो ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का उसका एक रेट होता है। आप सब 12th पढ़ के आए हो, आपने रेट वर्ड को सुना है, तो मैं ऐसे बोल देता हूं कि जो रिएक्टेंट है शुरू में उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। सही बात है सर?
शुरू में हमने केवल रिएक्टेंट लिया होगा, प्रोडक्ट नहीं रहा होगा, सही बात है। तो शुरू में कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है? रिएक्टेंट की। और आप सब जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स से, थोड़ा सा आप जानते हो, आपको फील करा दूं, नहीं जानते तो अपन डिस्कस नहीं करते, पर आप जानते हो तो आप डिस्कस कर रहा हूं। जो रिएक्शन का रेट होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो शुरू में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? रिएक्टेंट का। तो किसका रेट ज्यादा है? रिएक्टेंट का। तो मान लीजिए शुरू में रिएक्टेंट का रेट है, मान लीजिए शुरू में रिएक्टेंट का रेट है 10 मोल पर सेकेंड, मतलब एक एक सेकंड में रिएक्टेंट के 10-10 मोल जा रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। T इक्वल टू 0 पर, सर ये क्या होता है? ये वो समय होता है जब रिएक्शन की शुरुआत हुई थी। ये वो समय नहीं जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, ये वो समय है जब रिएक्शन की शुरुआत हुई थी। जब रिएक्शन की शुरुआत हुई थी उस समय केवल रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम था तो रेट भी मैक्सिमम था। शुरू में 10 मोल प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रोडक्ट बनाया था। सही बात है सर, सही बात है। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो 2 इक्वल 0 पे इसके कितने आ गए? 10 मोल। अब धीरे धीरे इसके कंसंट्रेशन भी बढ़ रहे हैं। ये रिएक्शन का स्वभाव रिवर्सिबल है। जैसे जैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट बढ़ेगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा क्योंकि इसका स्वभाव है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड भी जाएगा बैकवर्ड भी आएगा। शुरू में जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल 0 था, धीरे धीरे प्रोडक्ट बनता गया, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता गया, रेट बढ़ता गया। पहले 1 मोल प्रति सेकंड आया होगा, फिर 2 मोल, फिर 3 मोल, फिर 4 मोल, फिर 5 मोल। लिसन केयरफुली, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, समय के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, समय के साथ साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पे 2 तरह का रेट होगा, एक होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक होगा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। एक होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक होगा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। होगा सर? होगा सर। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट का शुरू में कंसंट्रेशन ज्यादा है, सुन रहे हो ना? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन शुरू में ज्यादा है तो शुरू में प्रोडक्ट बहुत जल्दी जल्दी बनेगा, धीरे धीरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा तो रेट कम होगा। आपको मेरे दोनों हाथ दिख रहे हैं क्या? यहां नीचे भी प्रोडक्ट है, यहां ऊपर रिएक्टेंट है, ठीक है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्टेंट धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम हो रहा, रेट कम हो रहा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा, रेट बढ़ रहा है। एक का कंसंट्रेशन घट रहा, रेट घट रहा, एक का कंसंट्रेशन बढ़ रहा, रेट बढ़ रहा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, एक समय के साथ घट रहा, एक समय के साथ बढ़ रहा, एक समय के साथ घट रहा, एक समय के साथ बढ़ रहा। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाएगा, सब कुछ थम सा जाएगा, सब कुछ थम सा जाएगा। एवरीथिंग सीम्स टू स्टॉप, एवरीथिंग सीम्स स्टॉप। एक समय ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाएगा, सब कुछ थम सा जाएगा। सब कुछ थम नहीं जाएगा बच्चों, रुकेगा नहीं, रुक सा जाएगा, थमेगा नहीं, थम सा जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ थम सा जाएगा, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन नजर नहीं आएगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्जन नजर नहीं आएगा। वो जो सिचुएशन है, वो जो सिचुएशन है, वो जो मोमेंट है, वो जो पल है, वो जो क्षण है जब रिएक्शन के जीवन में सब कुछ थम सा जाएगा बच्चों, वही सिचुएशन इक्विलिब्रियम कहलाएगा। सर इक्विलिब्रियम है क्या? एक सिचुएशन है, एक अवस्था है, एक कंडीशन है, एक मोमेंट है, एक पल है जो रिएक्शन के जीवन में आता है। और जब ये सिचुएशन आता है सब कुछ थम सा जाता है, हमें ऐसा लगता है ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ना प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। मतलब इसको सब फील करो ना यार। शुरू में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का रेट है ना बच्चों, वो 10 मोल पर सेकंड है, राइट? ऑलराइट सर। तो धीरे धीरे 9 मोल पर सेकंड हुआ, 8 हुआ, 6 हुआ। मान लो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्जन है, मान लो पल भर के लिए वो 5 मोल पर सेकंड हो गया, ठीक? घटते घटते कितना हो गया? 5 मोल। अब जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट है उसका भी जो रेट है वो 5 मोल पर सेकंड हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि 1 सेकंड में रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा
वो 5 मोल बन रहा, और उसी 1 सेकंड में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी कितना बन रहा, 5 मोल। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बना, 5 मोल। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कितना बना, 5 मोल। इसका भी गया 5 मोल, आया 5 मोल। हमें लगा ना तो कुछ गया ना तो कुछ आया, हमें लगा सर सब कुछ थम सा गया, हमें लगा सर सब कुछ थम सा गया। दिव्यांशु ने कहा सर आगे फील बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आखिर इक्विलिब्रियम है क्या? इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है जब रिएक्शन के जीवन में सब कुछ थम सा जाता है, सब कुछ रुक सा जाता है, और जब ये सिचुएशन आता है तब रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड आता है। देखो बेटा, किसी चीज को समझाने के, किसी चीज को बताने के कई सारे लॉजिक होते हैं। ये जो आपको इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन मैंने बताई है, या किताबों में लिखी जाती है, या आपके जो सिलेबस में बताया जाता है, ये जो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है ये केमिकल काइनेटिक्स के द्वारा दी गई है। क्यों सर, केमिकल काइनेटिक्स के द्वारा क्यों दी गई है? अरे यार, रेट की बात कर रहा, रेट टर्म किसका दिया हुआ है? काइनेटिक्स का। तो सर ऐसे और भी इसके कंसेप्ट हो सकते हैं, बिल्कुल है। थर्मोडायनेमिक्स भी इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है। ऐसे न जाने कितने और भी कंसेप्ट हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल केमिकल इक्विलिब्रियम को समझाने का केमिकल काइनेटिक्स का कंसेप्ट है। तो कोई आपसे पूछे कि आरएफ बराबर आरबी, ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड की डेफिनेशन इक्विलिब्रियम की है, ये कहां से आई है? दिस कंसेप्ट डिराइव्स फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का कहना है कि एक समय ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाएगा, सब कुछ थम सा जाएगा। थमेगा नहीं, सब कुछ थम सा जाएगा, रुकेगा नहीं, सब कुछ रुक सा जाएगा। वही समय इक्विलिब्रियम कहलाएगा। मजे की बात है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक उसके जीवन में इक्विलिब्रियम ना आ जाए, और वो तब तक चलती है जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। जैसे ही उसको इक्विलिब्रियम मिल जाता है, उसके लिए ऐसा है जैसे सब कुछ मिल गया, उसके लिए ऐसा है जैसे जैसे आपको मेडिकल कॉलेज मिल गया। बोले मैं तो खुश नसीब हूं। तो ये कुछ ऐसा है, एक रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आना। तो आप देखना इस चैप्टर में जब हम सारी बातें करेंगे ना, तो सारी बातें इक्विलिब्रियम तक ही होंगी। इक्विलिब्रियम के बाद में कुछ नहीं होता। एक रिएक्शन तब तक चलती है, तब तक उसके अंदर चीजें होती है, जब तक उसके अंदर इक्विलिब्रियम ना आ जाए। और जैसे इक्विलिब्रियम आए, मजाल है कोई इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दे, मजाल है कोई उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दे। क्लियर? तो इक्विलिब्रियम पे आना, मैंने आपसे कुछ लेक्चर्स पहले कहा था कि दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहती है, और स्टेबल होने के कई रास्ते होते हैं। उनमें से एक रास्ता एनर्जी का है, उनमें से एक रास्ता इक्विलिब्रियम का भी है। इक्विलिब्रियम पे आना एक रिएक्शन के लिए ऐसा है जैसे उसने बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी को गेन कर लिया। तो एक रिएक्शन जो रिवर्सिबल है वो कभी खत्म नहीं होती है। वो कभी खत्म इसीलिए नहीं होती है क्योंकि उसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है, उसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है, इसलिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्जन थमसा जाता है। हमें लगता है सब कुछ रुक सा गया है, इसीलिए जो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है वो कभी खत्म नहीं होती है, वो कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है सर, ये तो हो गई इक्विलिब्रियम है क्या। अब इसके कंसेप्ट पे आते हैं। राइट, इक्विलिब्रियम है क्या, मैंने अभी आपको ये समझाया। अब इसमें कैसे कैसे टर्म्स आते हैं वो समझना है। ठीक है बच्चों, मैंने कहा रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड है। मैंने कहा फॉरवर्ड का रेट बैकवर्ड के इक्वल है। मैंने ये नहीं कहा रेट जीरो है, ध्यान सुनना। मैंने ये नहीं कहा कि रेट जीरो है। मतलब सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में भी कन्वर्जन जा रहा है, मतलब सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा। वो तो सिचुएशन ऐसी है कि जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा, जितना प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा, वो सिचुएशन ऐसी है कि जितना तेजी से बन रहा, दोनों इक्वल बन रहा, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन गया कौन आया, लेकिन सब कुछ रहा। इसीलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल है। ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है मतलब पूरी रिएक्शन का जो रेट है, ये रेट ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पर, कहां पर? इक्विलिब्रियम पर, ये जीरो होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड जीरो नहीं होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड जीरो नहीं होगा। रिएक्शन में कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन पूरी रिएक्शन में हमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जीरो है। क्लियर? मैं देख रहा हूं, जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, कुछ बच्चे यहां लगातार लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। बेटा मैं आपको बता दूं, जो बच्चे, जब मैं कहूं आपसे पूछूं तभी आपको टाइप करना है। बच्चे नए भी हैं जैसे इसमें, तो जब आपसे पूछा जाए तभी आपको टाइप करना है।
अगर आपका ध्यान चैट में टाइप करने में रहेगा बेटा, तो आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छोड़ देंगे और बाद में नुकसान आपका होगा। ठीक है, तो जब कुछ बोला जा रहा है, जब कुछ सिखाया जा रहा है, तो उसे बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो, और जब पूछा जाए तभी लिखना है। जो बच्चे वहां टाइप कर रहे थे मैं उनसे कह रहा हूं। ऑलराइट, तो फाइन। तो अभी मैंने आपको डिफाइन किया आखिर इक्विलिब्रियम है क्या। ठीक है, आई होप क्लियर है इक्विलिब्रियम है क्या। मैंने कहा इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड होता है, सब कुछ थम सा जाता है, रेट फॉरवर्ड का होता है, रेट बैकवर्ड का होता है, जीरो नहीं होता है, लेकिन जो पूरी रिएक्शन का रेट है वो जीरो होता है, पूरी रिएक्शन का रेट है वो जीरो होता है। क्या है, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ बदल रहा है, समथिंग हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पूरी रिएक्शन में आप देखें यार कुछ हो ही नहीं रहा है, प्रोडक्ट भी 10 मोल था, रिएक्टेंट भी जितना था इतना रुका हुआ है, कुछ बदल ही नहीं रहा है, तो आपको कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। जब चेंज नजर नहीं आ रहा तो आप कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विल बी जीरो। ऑलराइट, ऑलराइट। अब हुआ क्या, अपने सामने आ गया इक्विलिब्रियम होता क्या है। अब जब, जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा कि हम लोग अभी जब इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो नए नए टर्म्स हैं, राइट, नए नए टर्म्स हैं, नए नए शब्द हैं। तो जब अपन इक्विलिब्रियम को समझ रहे, अच्छा ये इक्विलिब्रियम होता है, तो इक्विलिब्रियम का जब मतलब सीखा, यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो समझना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम को जो कंसेप्ट है उसमें सबसे पहला कंसेप्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किया, इस इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होता है। इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड भी होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड भी होता है, वो जीरो नहीं होता है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जीरो होता है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये जो मैंने आपको रेट का कंसेप्ट बताया उसे ग्राफ की मदद से समझते हैं, आप सबका ध्यान चाहिए। यहां पे लिखा है रेट और यहां पे लिखा है टाइम। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पे, ये वाला पॉइंट, टी इक्वल टू जीरो पे केवल रिएक्टेंट रहा होगा, तो जो रिएक्टेंट है ये रेट है ना। टी इक्वल टू जीरो पे रिएक्टेंट रहा होगा, जैसा मैंने कुछ देर पहले लिखा था, तो जो रिएक्टेंट का रेट है वो मैक्सिमम रहा होगा, रिएक्टेंट रहा होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम रहा होगा। जब कंसंट्रेशन मैक्सिमम रहा होगा, जब कंसंट्रेशन मैक्सिमम रहा होगा तो उसका रेट भी उस समय मैक्सिमम रहा होगा। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है ये वाला, यहां से मैक्सिमम रेट, ये जो रेट है ये रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है उसे अपन बोलते हैं फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। इधर से इधर जाने को ही फॉरवर्ड बोलते हैं, याद रखना। इधर से इधर जाने को क्या बोलते हैं? बैकवर्ड। एक बच्चा मुझसे कहता है कि सर यार ये जो रिएक्शन है जब इधर से इधर गई तो ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है, सर जब इधर से इधर गई तो ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है, इसको फॉरवर्ड नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ये इस तरीके से लिखा पढ़ा जाता है। इधर से इधर जाने को फॉरवर्ड बोलेंगे, इधर से इधर जाने को बैकवर्ड बोलेंगे। राइट, राइट सर। तो शुरू में कौन है बच्चों? रिएक्टेंट। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? रिएक्टेंट। किसका रेट ज्यादा है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से क्या बन रहा? प्रोडक्ट। कौन कम हो रहा? रिएक्टेंट। कौन बढ़ रहा? प्रोडक्ट। किसका कंसंट्रेशन कम हुआ? रिएक्टेंट। किसका रेट कम होगा? रिएक्टेंट। तो ये था रिएक्टेंट जिसका रेट धीरे धीरे कम हो रहा है, ये है प्रोडक्ट जिसका रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रोडक्ट बन रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, रेट घट रहा है, रेट बढ़ रहा है, रेट घट रहा है, रेट बढ़ रहा है, रेट घट रहा है, रेट बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आया जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड हो गया। सुनो, ये दोनों इक्वल हो गया, जीरो नहीं हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड हो गया। ये जो सिचुएशन है, ये जो पल है, ये जो मोमेंट है बच्चों, यही इक्विलिब्रियम है। तो बच्चों यही इक्विलिब्रियम है। सर इक्विलिब्रियम जब आता है तो क्या क्या होता है, या सर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे मजे की बात यह है कि अगर किसी रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम आ चुका तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्जन थम सा जाता है। थम सा जाता है मतलब आपको लगेगा कि ना तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा, ना तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा। मतलब जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो समय के साथ चेंज नहीं होती, वो समय के साथ चेंज नहीं होती, वो समय के साथ चेंज नहीं होती। जो इक्विलिब्रियम है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है अच्छा चेंज नहीं होती मतलब दोनों इक्वल हो जाती है। बच्चों कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होता, रेट इक्वल होता है, फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का। मैंने नहीं कहा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते बनते एक समय ऐसा आएगा जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा। नहीं नहीं, कंसंट्रेशन इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर रेट गारंटी इक्वल है। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में कंसंट्रेशन का इक्वल होना क्राइटेरिया नहीं है। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड का होना क्राइटेरिया। अच्छा सर, तो देखो ना, ये मैंने आपके सामने कंसंट्रेशन बनाया, ये रिएक्टेंट है,
शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा, ये जीरो है ना यार, 1 2 3 तो मान लो यहाँ पे शुरू में प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जीरो, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन घट रही है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ रही है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, समय के साथ रिएक्टेंट घट रहा है प्रोडक्ट बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाएगा, सब कुछ थम सजाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो सही, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा तो सही, पर जितना जाएगा उतना आएगा, हमें समझ में ना आएगा कितना गया कितना आया। अरे मतलब जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी। हेलो, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, इक्वल भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है, पर कंसंट्रेशन गारंटी कांस्टेंट होगी। दो कंसेप्ट आ चुके हैं, रेट इक्वल होगा, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का मतलब बच्चों इक्वल नहीं होता बस, कांस्टेंट का मतलब इक्वल नहीं होता बस। तो सर फिर क्या होता है, देखो ना, ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। सर ये क्या है, रिएक्टेंट घट रहा है प्रोडक्ट बढ़ रहा है, घटते घटते इतना ही घटा बढ़ते बढ़ते इतना ही बढ़ा, लेकिन देखो जब एक बार घटते घटते इतना हो गया बढ़ते बढ़ते इतना हो गया, उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया, उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया। अरे ये वाली बात है यार, क्या शुरू में ये 10 था, ये 0 था, ये बढ़ते 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 8 हो गया, लेट्स से ये घटते 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 2 हो गया, हो सकता है। इसकी बात करें हम, ये घटते घटते 6 हो गया मान लो, ये बढ़ते बढ़ते 4 हो गया, तो हो सकता। अपने को इससे मतलब थोड़ी है कि कंसंट्रेशन इक्वल कराना है, अपने को मतलब इससे है कि रेट इक्वल कराना है। क्लियर, रेट इक्वल तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट। ठीक है साहब, दिमाग में इसे क्रिस्टल क्लियर रख लेना, मैंने रेट इक्वल कहा है, मैंने कंसंट्रेशन इक्वल नहीं कहा बच्चों। सर कंसंट्रेशन ज्यादा कम भी हो सकता है, हो सकता है, कंसंट्रेशन इक्वल भी हो सकता है, फिर वही बात, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होने की बात हो रही है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होने की बात हो रही है, कंसंट्रेशन इक्वल होने की बात नहीं हो रही है। बच्चों समझ पाए क्या? अगर समझ में आया तो रेज योर हैंड, अगर समझ में आया तो रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करिएगा। जितने बच्चों को समझ में आया आखिर इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेज योर हैंड। क्या बात है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, क्या बात है। तो मैंने आपसे कहा आखिर इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम आता है तो ऐसा ऐसा होता है। सर इक्विलिब्रियम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? मैंने कहा इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। आपका फिर से ध्यान चाहिए बच्चों, फिर से ध्यान चाहिए, फिर से ध्यान चाहिए। इक्विलिब्रियम पर क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम मतलब एक सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है, वो तो जितना गया उतना आया, हमें समझ में ना आया कितना गया कितना आया, पर इसका मतलब ये नहीं रिएक्शन रुक गई है, रिएक्शन रुकी नहीं है, रिएक्शन रुक सी गई है, रिएक्शन रुक सी गई है, रिएक्शन रुक सी गई है, रिएक्शन थम सी गई है। इसीलिए कहा जाता है जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो डायनेमिक नेचर का है। डायनेमिक का मतलब है जो लगातार चलता रहे, डायनेमिक इन नेचर मतलब लगातार चल रहा, उसमें कुछ रुका नहीं है, उसमें कुछ रुका नहीं है। रिएक्शन रुकती नहीं है इक्विलिब्रियम पे, वो तो मैंने बहुत पहले कह दिया। एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ थम सा जाता है, सब कुछ थमता नहीं है, सब कुछ थम सा जाता है। मजे की बात यह है अगर किसी रिएक्शन को जो रिवर्सिबल है, बच्चों सुनना, रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम आता है। एक भाई ने मेरे से सवाल पूछा, सर क्या दुनिया की हर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है? नहीं नहीं नहीं, दुनिया की हर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं आता, केवल उन्हीं रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है जो रिवर्सिबल होती है, और जो रिवर्सिबल होती है जब उनमें इक्विलिब्रियम आता है, इसी वजह से वो कभी खत्म नहीं हो पाती। पर इरिवर्सिबल में चलती रहती, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन खत्म हो गई। ऑलराइट ऑलराइट, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है चाहे उन्हें आप रिएक्टेंट से कराओ, जैसे मान लो अपन ने लिया H2 + I2 से बना HI, ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो चाहे H2 और I2 से रिएक्शन कराओ, चाहे HI का डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराओ, चाहे इधर से रिएक्शन को स्टार्ट करो,
चाहे इससे रिएक्शन को स्टार्ट करो, इक्विलिब्रियम तो आएगा। या वही कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो दोनों साइड से आता है। कहने का तात्पर्य है कि आप किसी से भी रिएक्शन कराएं, अगर उसका स्वभाव रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम तो आएगा। ठीक है, मजे की बात यह है, आपको भी याद रखना है कि जो इक्विलिब्रियम है, कैटलिस्ट उसे इफेक्ट नहीं करता। जो कैटलिस्ट है वो केवल इक्विलिब्रियम के पहुंचने का टाइम डिक्रीज कर देता है। सर क्या मतलब? ऐसे समझो बच्चों, सुनो ध्यान से। आप सब काइनेटिक्स थोड़ा बहुत तो याद होगा यार, आप सबको याद होना चाहिए। जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। क्लियर? वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, वो रेट ऑफ फॉरवर्ड को बढ़ा देता है, वो रेट ऑफ बैकवर्ड को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट ऐसा नहीं कहता कि नहीं मैं फॉरवर्ड को बढ़ाऊंगा, मैं बैकवर्ड को नहीं बढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं। कैटलिस्ट रेट को बढ़ा देता है। इसको फील करो, मतलब 10 मोल पर सेकंड की रफ्तार से रिएक्शन चल रही थी, तो जैसे आपने कैटलिस्ट मिलाया ना, वो 15 मोल हो जाएगी, 20 मोल पर सेकंड हो जाएगी। मतलब जो हो रहा वो जल्दी जल्दी होगा। जो हो रहा फॉरवर्ड हो रहा तो जल्दी जल्दी होगा, बैकवर्ड हो रहा तो जल्दी जल्दी होगा। ऑलराइट, तो जैसे आपने कैटलिस्ट लिया, तो मान लो ये अपने सामने ये है रेट और ये है टाइम। ठीक है, तो रेट वर्सेस टाइम का अपन ग्राफ बना रहे हैं। ऑलराइट, अब हुआ क्या, ये रेट वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट लेते हैं। अब हमने क्या किया, ये है मान लो रिएक्टेंट का रेट। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट का रेट है वो समय के साथ घट रहा है, और जो प्रोडक्ट का रेट है वो समय के साथ बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा, रेट तो इक्वल होगा। ठीक है साहब, ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, लेकिन आपने क्या किया, इसी में कैटलिस्ट ले लिया। क्या ले लिया? कैटलिस्ट। जब कैटलिस्ट लोगे तो कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट को बढ़ाएगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये ऊपर रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तरफ जा रहा, मतलब जो रिएक्टेंट का रेट है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड है, जो रिएक्टेंट का रेट है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड है, जो प्रोडक्ट का रेट है वो रेट ऑफ बैकवर्ड। पहले ये रेट ऑफ फॉरवर्ड था, पहले ये रेट ऑफ बैकवर्ड था। आपने कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया, तो कैटलिस्ट के इस्तेमाल से रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड पहले यहां था, अब यहां पहुंच जाएगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो बढ़ गया। हेलो बच्चों, हेलो। रेट ऑफ बैकवर्ड भी बढ़ेगा, तो रेट ऑफ बैकवर्ड यहां से शुरू होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड भी बढ़ गया, रेट ऑफ बैकवर्ड भी बढ़ गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड भी बढ़ गया, रेट ऑफ बैकवर्ड भी बढ़ गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड भी बढ़ गया, रेट ऑफ बैकवर्ड भी बढ़ गया। तो वही मैं यहां कह रहा था कि जो कैटलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता है, वो तो बस जो कैटलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचने का टाइम चेंज कर देता है। मतलब पहले मान लो इतनी देर में पहुंच रहे थे, लेकिन जब आपने कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया तो अब कुछ जो टाइम होगा वो चेंज होगा। मान लो पहले एक रिएक्शन में 2 मिनट के अंदर इक्विलिब्रियम आता था। जैसे आपने कैटलिस्ट लगाया तो भैया टाइम मतलब रेट बढ़ गया, रफ्तार बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता, इक्विलिब्रियम पर पहुंचने का टाइम चेंज कर देता है। क्लियर? मतलब जो टाइम है उसे घटा देता है। तो आपको याद रखना है कि कैटलिस्ट के द्वारा इक्विलिब्रियम पे पहुंचने का टाइम घटाया जा सकता है अगर वो रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर वो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है तो कैटलिस्ट कुछ नहीं कर सकता है। सवाल आया हुआ है कि क्या कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन करने का टाइम डिक्रीज कर देगा? किसी भी रिएक्शन में नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन में भाई, जो दोनों साइड जाएंगी केवल उसी रिएक्शन में। ऑलराइट, तो जैसा मैं आपसे कुछ देर पहले कह रहा था कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं जिनमें इक्विलिब्रियम आता है, जिसमें सब कुछ थमसा जाता है, कहने का मतलब है कि जितनी चीजें आप मेजर कर सकते हो, जितनी चीजें आप सेंस कर सकते हो, जैसे कि टेम्परेचर हुआ, जैसे कि कंसंट्रेशन हुआ, जैसे कि कलर हुआ, जैसे कि डेंसिटी हुआ, ये सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है, ये सब कुछ थमसा जाता है। जिस दिन मैंने कहा इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है, जब सब कुछ थमसा जाता है, उसी दिन ये सारी बातें ऑब्वियस हो गई। यार सब कुछ थमसा गया है, मतलब सब कुछ रुक सा गया है, मतलब जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो कांस्टेंट है। आपको लगेगा सब कुछ रुका है, पर रुका कुछ नहीं है। यही वजह है कि केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक इन नेचर है। अभी हमने इक्विलिब्रियम को समझा। हर एक पॉइंट पे सवाल आता है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में एक एक चीज को रखना है। जब हम इक्विलिब्रियम को फील कर लेते हैं तो मन में सवाल आता है, सर अच्छा मतलब जो इक्विलिब्रियम है ये किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है, सर मुझे इसको मतलब समझना है, सर इसका क्या मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या है, सर ये कैसे हो रहा है, ये समझना है। तो अब अपने को समझना पड़ेगा कुछ नए टर्म्स। उसमें जो सबसे पहला टर्म हमारे सामने है वो है एक्टिव मास।
वो क्या है? एक्टिव मास। वैसे तो एक्टिव मास का कंसेप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपसे मैं जितना बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम को समझना चाहते हैं, मैंने अभी आपको डिफाइन करके बताया व्हाट इज इक्विलिब्रियम। अब हम किसी रिएक्शन के अंदर ये जो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, ये जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन। To understand that situation, we have to learn some mathematical concepts, some equations, some numericals. लेकिन उसके पहले कुछ टेक्निकल शब्दों को समझना होगा। उसमें सबसे पहला जो टेक्निकल टर्म है उसका नाम है एक्टिव मास। सर ये एक्टिव मास क्या है? एक्टिव मास क्या है? एक्टिव मास का मतलब है दैट पार्ट ऑफ रिएक्टेंट, दैट पार्ट ऑफ रिएक्टेंट which participate in the reaction, which participate in the reaction actively, which participate in the reaction actively। सर ये क्या मतलब है? ये मतलब ये है कि आपने जितना लिया उसमें से कितने ने रिएक्शन किया, उसमें से कितने ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। जितना रिएक्टेंट लेते हैं सारा एक साथ रिएक्शन करने नहीं चला जाता। 1 किलो रिएक्टेंट लेके आए हो तो 1 किलो नहीं पहुंच जाएंगे रिएक्शन करने, एक एक करके होगा। So active mass is that part of the reactant which participate in the reaction actively। जब कभी गैसेस होंगी या सॉल्यूशन होगा, जब कभी गैसेस होंगी और सॉल्यूशन होगा, गैसेस और सॉल्यूशन के लिए, गैसेस और सॉल्यूशन के लिए ये जो एक्टिव मास होता है वो कंसंट्रेशन होता है। गैसेस और सॉल्यूशन के लिए ये जो एक्टिव मास होता है वो कंसंट्रेशन होता है। सर ये कंसंट्रेशन क्या होता है? वैसे तो कंसंट्रेशन की बहुत सारी यूनिट होती है, मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। याद आया कुछ? अगर गैसेस और सॉल्यूशन है तो एक्टिव मास कंसंट्रेशन होता है। वैसे तो कंसंट्रेशन का बहुत सारा यूनिट होता है, पर जब जब इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन बोला जाएगा उसका मतलब मोलैरिटी ही निकाला जाएगा। बच्चों आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला तो याद होगा, मोलैरिटी बराबर N/V होता है। N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, V का मतलब वॉल्यूम इन लीटर, किसका भी? सॉल्यूशन का। हेलो सर ये क्या है? एक्टिव मास। किसके लिए? गैसेस के लिए और सॉल्यूशन के लिए। जब कभी गैसेस और सॉल्यूशन के लिए आपसे एक्टिव मास बोला जाएगा, दिमाग में ज्यादा लोड नहीं लेना, इतना कर अच्छा गैसेस है क्या, अच्छा सॉल्यूशन है क्या, भैया एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब N/V। कभी मोल पर लीटर बोल दे, सर मोलैरिटी तो है। कभी ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर बोल दे, ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर बोल दे, सर मोलैरिटी तो है। कभी ग्राम एटम पर लीटर बोल दे, सर मोलैरिटी तो है। ये है क्या? एक्टिव मास है, ये एक्टिव मास है। एक्टिव मास को, कंसंट्रेशन को ऐसे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, ऐसे। तो कभी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लिख दे, अच्छा भैया ये एक्टिव मास है। ये एक्टिव मास किसका है? कभी गैसेस का है तो कभी सॉल्यूशन का है। गैसेस और सॉल्यूशन के लिए जो एक्टिव मास है ऐसे लिखा जाएगा। तो आप समझ गए, जो गैसेस सॉल्यूशन है उसके लिए एक्टिव मास का मतलब है कंसंट्रेशन, का मतलब है मोलैरिटी, का मतलब है मोल पर लीटर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर? अब हम क्या करते हैं, यही एक्टिव मास सॉलिड के लिए निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो एक्टिव मास है गैसेस और सॉल्यूशन के लिए वो कंसंट्रेशन है, वो मोलैरिटी है, वो N/V है, वो मोल पर लीटर है, ग्राम मॉलिक्यूल पर लीटर है, ग्राम एटम पर लीटर है, स्क्वायर ब्रैकेट है। अरे ज्यादा हुआ तो कभी C है भाई, कंसंट्रेशन C भी है, लिखते हैं ना। सही क्या है? एक्टिव मास। किसके लिए? गैसेस सॉल्यूशन के लिए। और सॉलिड के लिए, सॉलिड के लिए या प्योर लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए या प्योर लिक्विड के लिए। क्लियर? जो कंसंट्रेशन है, सुनो बच्चों सुनो, वो मैंने क्या कहा? मोलैरिटी। ठीक है साहब। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? N/V। ठीक है साहब। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। बच्चों नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? नंबर ऑफ मोल का फॉर्म बोलो बोलो बोलो। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला सुनाई नहीं दे रहा मुझे? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मतलब जो मोलैरिटी होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। अरे हाँ या ना? सही है साहब। यार वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? पहचान कौन?
वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, पहचान कौन? अरे सर डेंसिटी बराबर होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। अच्छा मतलब ये क्या है, डेंसिटी। तो मोलैरिटी क्या हो गया, मोलैरिटी क्या हो गया, डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सुनो सुनो सुनो, किसी सॉलिड के लिए, किसी लिक्विड के लिए, जैसे मान लो ये सॉलिड, ये सॉलिड, ठीक है। मैं आपको पहले याद दिला दूं, जो लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे उनसे मैंने एक बात कही थी, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी m है, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी, मैं याद दिला रहा हूं जो मैंने कहा था, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी m है, क्योंकि मोलैरिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी m है, याद आया, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी m है, तो कतरे कतरे की मोलैरिटी m है, तो कतरे कतरे की मोलैरिटी m है, क्योंकि वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी भी इंटेंसिव है, मतलब अगर इस सॉल्यूशन की डेंसिटी मान लो 20 ग्राम पर लीटर है मान लो, तो आप इसका कितना भी हिस्सा लो डेंसिटी तो वही रहेगी ना यार। अब ये सॉलिड है, सॉलिड का ये सॉलिड है, ठीक, सॉलिड का इतना भाग रिएक्शन करने गया तो भैया इसकी डेंसिटी तो जो है वो रहेगी। अब उसके बाद ये रिएक्शन करने गया तो इसकी डेंसिटी भी तो कांस्टेंट रहेगी, इसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। कितना भी भाग रिएक्शन कर रहा, सॉलिड का लिक्विड का, मान लो पहले थोड़ा सा भाग रिएक्शन किया, फिर आधा किया, फिर थोड़ा और किया, थोड़ा और किया, तो जितना भी पार्ट रिएक्शन कर रहा, जितना भी पार्ट रिएक्शन कर रहा, वो सारा का सारा पार्ट जो डेंसिटी के फॉर्म में है वो डेंसिटी कांस्टेंट है। डेंसिटी कैसी है, कांस्टेंट। सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए उसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। डेंसिटी कांस्टेंट है, ये कहने का मतलब है उसकी जो मोलैरिटी है वो भी कांस्टेंट है। लिसन केयरफुली, सॉलिड और लिक्विड के लिए अगर आप एक्टिव मास को कंसंट्रेशन लिखोगे तो उसका जो कंसंट्रेशन आएगा वो कांस्टेंट आएगा, मतलब क्योंकि जो डेंसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट। एक मिनट, जो डेंसिटी है, डेंसिटी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड इज कांस्टेंट, कैसी है, कांस्टेंट। और क्योंकि वो कांस्टेंट है इसीलिए इसका जो एक्टिव मास आएगा, दैट इज जो कंसंट्रेशन आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा। कैसा आएगा बच्चों, कांस्टेंट आएगा। कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। मेरी बात को समझना, अगर वो गैसेस सॉल्यूशन होते तो वहां पे कुछ एक पार्ट रिएक्ट कर रहे होते, मान लो इतने कंटेनर में यहां पे 50 मॉलिक्यूल है, तो वॉल्यूम तो पूरा है, अब इसमें से कुछ मॉलिक्यूल 50 में से 25 रिएक्शन करने चले गए, तो कितने मॉलिक्यूल बचे, 25। अगर गैसेस होती तो आप इसकी कंसंट्रेशन क्या बताते, सर 25 है, वॉल्यूम तो यही है, मतलब कंसंट्रेशन चेंज हो गया। लेकिन अगर वो सॉलिड और लिक्विड है, क्या है, सॉलिड और लिक्विड है, तो जो सॉलिड और लिक्विड है उसके लिए जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, डेंसिटी नहीं बदल रही। मतलब आप इतने भाग का रिएक्शन कराओ, इतने का कराओ, इतने कराओ, इतने कराओ, इतने कराओ, ये जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। मैंने शुरू में क्या कहा, एक्टिव मास किसी भी रिएक्टेंट का वो पार्ट होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन। तो इसका इतना भाग पार्टिसिपेट करे, इसका आधा भाग करे, इसका 1/4 करे, इसका कितना भी भाग पार्टिसिपेट करे, वो जो डेंसिटी है वो तो कांस्टेंट रहेगी ना यार। जब डेंसिटी कांस्टेंट है मतलब इसका जो कंसंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट रहेगा ना यार। मतलब इसके लिए अपन बोलेंगे जिसका एक्टिव मास है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, मतलब पर यूनिट टाइम में जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा ना वो कांस्टेंट है। वो कैसा है, कांस्टेंट है, राइट। तो जब वो कांस्टेंट है क्योंकि वो बदल नहीं रहा है, तो लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए हम लोग जब लिखते हैं एक्टिव मास, क्या लिखते हैं, एक्टिव मास फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, एक्टिव मास विच इज कांस्टेंट, हम लोग इस चैप्टर में उसे 1 मान के चलेंगे, हम लोग उसे 1 मान के चलेंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, हम लोग उसे 1 मान के चलेंगे, हम लोग उसे 1 मान के चलेंगे, राइट। सर एक्टिव मास है क्या, एक्टिव मास का मतलब है कंसंट्रेशन, सरल भाषा में। एग्जैक्टली मतलब कंसंट्रेशन नहीं है, अपने लिए मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। अपने को तो अपने सिलेबस से मतलब है। अच्छा ठीक है साहब, गैसेज और सॉल्यूशन है बेटा ना, गैसेज और सॉल्यूशन है तो सिंपल आपको क्या करना है, मोलैरिटी। पर अगर सॉलिड है तो दिमाग में रखना है कि सॉलिड और लिक्विड के लिए जो एक्टिव मास है वो कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट रहेगा तो उसे हमने 1 माना है। 1 मानने के पीछे का भी रीजन है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, पूरा डेरिवेशन नहीं है, आपको तो याद रखना है कि ठीक है साहब उसे हमने 1 माना है। क्लियर, ये सवाल आपसे नहीं पूछेगा, आपको बस याद रखना है कि सॉलिड और लिक्विड के लिए कितना माना है बच्चों, 1। ठीक है साहब, ये तो हुआ एक्टिव मास। अब मैंने आपको एक्टिव मास क्यों बताया, इक्विलिब्रियम को समझा, इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम होता है, फिर एक्टिव मास आ गया। ठीक है सर, एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है सर याद कर लिया, खत्म। पर सर ये बताओ कि ये एक्टिव मास का रोल क्या है,
एक्चुअल में हुआ क्या, ये वही सारी कहानी लिखी यहां पे। एक्चुअल में हुआ क्या बेटा कि एक्टिव मास जब हम समझते हैं तभी हम इस इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझते हैं। तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है वो समझाने के लिए मैंने आपको एक्टिव मास बताया। अब यहां पे आपके सामने कुछ एक न्यूमेरिकल्स है, जल्दी जल्दी 2-3 छोटे छोटे न्यूमेरिकल है। आप गलती करते हो तो एक बार न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप समझ जाओ कि एक्टिव मास का एग्जैक्ट मतलब क्या है। आप सबके सामने स्क्रीन पर है पहला सवाल जो एक्टिव मास से रिलेटेड है, एक बार इसका आंसर देंगे। आप सबके सामने है स्क्रीन पर पहला सवाल, स्क्रीन पर है पहला सवाल, जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे बच्चों। आपको बताना है एक्टिव मास, एक्टिव मास बताना है। सबसे बन जाएगा मेरे हिसाब से। सबसे पहले जिसने आंसर दिया देखते हैं किसने आंसर दिया। सही आंसर देने वाले बच्चे का नाम लिया जाएगा। अरे सुनो ना, हमसे पूछा क्या है एक्टिव मास मतलब होता क्या है, कंसंट्रेशन मतलब होता क्या है, एन बाई वी, नंबर ऑफ मोल निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो। बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे 2.2 मिलीग्राम है, ग्राम नहीं है। मिली का मतलब 10 की पावर -3, तो 2.2 इंटू 10 पावर -3 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना बच्चों 44, ये मोल आ गए। अपॉन वॉल्यूम दे रखा है क्या, तो कंसंट्रेशन हो जाएगा 2.2 इंटू 10 पावर -3 अपॉन 44 इंटू वॉल्यूम कितना है 10 मिलीलीटर। आपने किस में लेना है, लीटर में, तो 10 अपॉन 1000। सॉल्व कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे क्या, एंड द करेक्ट आंसर इज, एंड द करेक्ट आंसर इज, एंड द करेक्ट आंसर इज 0.0005 मोलर, 0.0005 मोलर। इसे आप बोल सकते हैं 0.0005 मोलर। सबसे पहले जिस बच्चे ने सही आंसर दिया, मैं देख रहा हूं बच्चे ने बहुत पहले आंसर दिया था पर उसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया कैलकुलेशन में, 0.05 लिख दिया। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो बेटा। जिसने सबसे पहले सही जवाब दिया उसका नाम है, क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया बेटा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। एंड द करेक्ट आंसर गिवन बाय हर्षित मित्तल। हर्षित ने सबसे पहले सही जवाब दिया, हर्षित ने सबसे पहले सही जवाब दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बहुत आसान है यार, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। सर अपने से एक्टिव मास पूछा है, कंसंट्रेशन निकालना है, दैट्स ऑल। क्या बात है। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। फाइंड द एक्टिव मास ऑफ 1.8 into 10 की पावर 24 molecules of SO3 gas present in 2 liter container। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट आता है तो फील फ्री टू आस्क ऑन माय नंबर। मैं आपसे नंबर शेयर कर रहा हूं 7073125207 125220। कुछ बच्चे नंबर मांग रहे थे तो उनको मैंने नंबर ये आपके चैट बॉक्स में भी लिख दिया है, आप यहां से भी ले सकते हैं, मैंने बोल भी दिया है 7073125207। ठीक है, कोई भी डाउट है आप प्लीज फील फ्री टू आस्क। ऑलराइट, बेहद ही आसान सवाल, मुझे उम्मीद है आप सबसे बन गया होगा। यार अपने से फिर से क्या निकाला, एक्टिव मास। एक्टिव मास इस बार क्या दे रखा है बच्चों, नंबर। हेलो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है, उससे मोल निकाल लो, क्योंकि मैंने कहा था कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी है, का मतलब सी है, का मतलब एन बाई वी है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं 1.8 into 10 power 24 अपॉन 6 into 10 power 23। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, वॉल्यूम लीटर में ऑलरेडी सॉल्व करेंगे, मुझे उम्मीद है सबका आंसर आएगा यार, क्या बात है, सबका आंसर आएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज, correct answer is 1.5 molar, 1.5 molar, and the correct answer is 1.5 molar देने वाले बच्चे का नाम है। जैसे सबसे पहले आंसर दिया 1.5, इतने बच्चे आंसर देते हैं, क्या बात है यार। सबसे पहले आंसर दिया मोहम्मद सकलेन ने, सॉरी उसके पहले भी दिया है, उसके पहले भी कई बच्चों ने आंसर दिया है। सबसे पहले आंसर दिया पीयूष मौर्य ने। यार एक लगातार बच्चा कोई पहले आंसर दे तो मजा आए। पीयूष मौर्य ने इस सवाल का सबसे पहले आंसर दिया। बेहद आसान सवाल, लग रहा आप सीख गए क्या, आप एक्टिव मास का मतलब समझ गए। हाँ सर, एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन सर, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, जल्दी से निकालेंगे एक्टिव मास। क्या बात है, आंसर नहीं आ रहा बच्चों का यार। थैंक यू सलमान बेटा,
क्या बात है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऐसे आंसर दिया होगा, ऐसे दिया होगा, सर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सर फिर अपने को एक्टिव मास बताना है सर, तो आपने कहा था सर एक्टिव मास का मतलब होता है कंसंट्रेशन, का मतलब होता है मोलैरिटी, का मतलब होता है N/V सर, तो 5 अपॉन 100 अपॉन 2 सर। अरे ऐसे कितने लोगों ने किया, रेज योर हैंड, ऐसा कितने लोगों ने किया, रेज योर हैंड। अरे हाँ मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों ने किया है। बेटा ये सॉलिड है, अरे सॉलिड के लिए है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है। अब ये मत कहना कि सर हमें नहीं पता सॉलिड, यार पूरी दुनिया को पता है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैसी बातें करो, 12वीं पास, अपनी ताकत को याद करिए आप 12th पास हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है बेटा, और अगर सॉलिड है तो एक्टिव मास 1 है, एक्टिव मास 1 है, एक्टिव मास 1 है। ऑलराइट, चलिए आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं, ये सारी कहानी बाकी लेसन करेंगे। सबसे पहले आपको मैं हैंडआउट शेयर कर रहा हूं। ऑलराइट, जिन लोगों की पहली क्लास है बेटा प्लीज, जिनके पास लिंक है वो सारा हैंडआउट आपको मैं लिंक में भी दे दूंगा, वो लिंक से सीधे ले ले। जिनकी पहली क्लास है प्लीज वो वेट करें, आप क्लास का हैंडआउट ले, आप पहले क्लास का हैंडआउट ले, ठीक है, फिर अपन बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैं हैंडआउट शेयर कर रहा हूं, 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट हैंडआउट शेयर कर रहा हूं मैं। आप सबके सामने एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप की मदद से आज की क्लास का हैंडआउट डाउनलोड कर लें। आप सबके सामने एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप की मदद से आज की क्लास का हैंडआउट डाउनलोड कर ले। राइट, जिन बच्चों के पास लिंक नहीं है उनसे मैं पीडीएफ और शेयर कर रहा हूं, वो लोग इस पीडीएफ की मदद से, आपसे एक पीडीएफ में और शेयर कर रहा हूं बेटा, इस पीडीएफ की मदद से आपको सारे हैंडआउट मिल जाएंगे। ओके, 1 मिनट, जो लोग नए हैं वो प्लीज वेट करें ताकि आपके पास सारे हैंडआउट अवेलेबल रहे। जिनके पास लिंक है, जिनको पीडीएफ मिल चुका है आज की क्लास का हैंडआउट का, वो लोग जा सकते हैं, वो समय वेस्ट नहीं करें, आज की क्लास को रिवाइज करें। आपका आज का होमवर्क रहेगा रिवाइज दिस लेक्चर और पिछले चैप्टर का सारा होमवर्क कंप्लीट करें, पिछले चैप्टर्स का सारा होमवर्क कंप्लीट करें। आप सबसे मैंने एक और लिंक शेयर किया है, एक और हैंडआउट शेयर किया है। हाँ मैं भेज रहा हूं बेटा, आपके सामने एक और पॉपअप आएगा, उस पॉपअप की मदद से
ऑलराइट, आप सबके सामने दो पॉपअप आ गए होंगे बेटा। एक जो पॉपअप है वो आज की क्लास का हैंडआउट है, जो दूसरा आया होगा आपके पास पीडीएफ, उसमें मैंने लिंक दे रखी है। आप उस लिंक की मदद से पिछले क्लास के सभी हैंडआउट आपको मिल जाएंगे। आज का हैंडआउट भी वहां मिल जाएगा, उसमें एक फोल्डर होगा केमिकल इक्विलिब्रियम का, राइट। उस फोल्डर की मदद से आपको मिल जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आज का जो होमवर्क रहेगा वो होमवर्क रहेगा आपको जो पढ़ाया आज वो रिवाइज करना है, और पिछला अगर कोई होमवर्क बचा उसे कंप्लीट कर लेंगे आज किसी कीमत पे। कल से आपको इक्विलिब्रियम पे होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो आज के लिए इतना ही। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी हाँ ईशान बेटा, जी हाँ ईशान का डाउट है, जी हाँ ठीक है। आप सबके सामने पॉपअप आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।